नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं और इस सेट का जो पीडीएफ है आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है डीके शर्मा मैथमेटिक्स। ओके ना, यहाँ पे सारा सेट का पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठा मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए सवाल करते हैं। देखिए, कहा 6/+70 एवं 3/+47 समपूरक कोण है। समपूरक कहने का मतलब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण समपूरक कहलाते हैं। तो कहा ये दोनों एंगल समपूरक है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यार 6/+3 कितना 9 प्लस 70 और 47 117 बराबर 180 डिग्री। यार 9 बराबर 117 उधर जाके माइनस होगा कितना 63 डिग्री। 9 से काटिएगा 7 बार में, यानी y का वैल्यू आ गया 7। आपको y का मान ही पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, का 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है। जैसे यार देखिए, ये दो लाइन है, ओके ना, दो परपेंडिकुलर लाइन है। इस लाइन के टॉप से एक रेखा इस लाइन के आधार को मिलाए और इस लाइन के टॉप से एक रेखा जो है इस लाइन के आधार तक खींचे। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगी इसका ऊंचाई आपको आधार से बताना है। सपोज ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है डी, तो ओ डी का लंबाई क्या होगा। तो यार ये इसका हाइट है कैपिटल एच, इसका हाइट है स्मॉल एच। ओ डी यहाँ सिमिलरिटी यूज होता है, उससे ये चीज निकल के आता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज डायरेक्ट याद रखना है कि ओ डी बराबर होगा कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच बट्टा कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, यानी बड़का गुना छोटका बट्टा बड़का प्लस छोटका। क्लियर है बात। चलें सवाल पे। का 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब परपेंडिकुलर लंबवत स्तंभ है। एक का ऊंचाई दिया है 8 मीटर, दूसरा का ऊंचाई दिया है 12 मीटर। इसका हाइट है 12 और ये है 8। सवाल का दोनों स्तंभ के टॉप से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है। इसके टॉप से एक रस्सी इसके आधार तक खींचे और इसके टॉप से एक रस्सी इसके आधार तक खींचे। सवाल का जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है। ये दोनों रस्सी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है इसका ऊंचाई आपको जमीन से बताना है, इसका लेंथ आपको बताना है। तो अभी हमने बताया बड़का गुना छोटका बट्टा बड़का प्लस छोटका। तो हाइट है बड़ा वाला 12, छोटा वाला खंभा का हाइट है 8, यानी कि लेंथ हो जाएगा इस लाइन का 12 गुना 8 बट्टा 12 प्लस 8 कितना 20। 4 पचे 20, 4 दूना 8, 12 दूना 24 बट्टा 5। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 20% लोग ना तो समाचार पत्र ए पढ़ता है और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ता है। आगे का, यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया। देखिए यार, एक तो तरीका है आप वेन डायग्राम से सवाल को कर लें और एक लॉजिकल तरीका है उससे सवाल को करें, दोनों सही है। देखिए यार, जैसे कहा समाचार पत्र ए पढ़ने वाले लोगों का संख्या है 50%, समाचार पत्र बी पढ़ने वाले लोगों का संख्या है 40% और 20% लोग ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। 20% दोनों में से कोई नहीं पढ़ता, यानी कि 80% दोनों पढ़ता है। तो
ए प्लस बी माइनस ए बी। तो यार देखे 50 40 90 में से 80 गया कितना 10%। ये 10% लोग ऐसे हैं जो या तो समाचार पत्र ए पढ़ते होंगे या फिर समाचार पत्र बी पढ़ते होंगे या फिर दोनों पढ़ते होंगे। तो 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, पर एक्चुअल में दिया है दोनों पढ़ने वालों का संख्या 500। 10% 500 तो 1% का वैल्यू कितना 50। 1% 50 है तो का कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था, यानी टोटल कितने लोग थे 100%। 1% 50 100% कितना 5000। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा मकान की कीमत 40,000 रुपया है, उसमें रखे सामान का कीमत 15,000 रुपया है। मकान और उसमें रखी वस्तुओं को अग्नि के विरुद्ध उसके मूल्य के 80% पर बीमा कराने में कितना प्रीमियर प्रति वर्ष देना होगा, यदि प्रीमियर की राशि जो है 7.5% है। तो यार सिंपल सवाल है, जैसे कई बार दुकानदार वगैरह अपने दुकान का जो है इंश्योरेंस करवाता है ना, उसी टाइप का ये सवाल है। कहा 40,000 का मकान है, 15,000 का सामान है, तो यार सामान सहित मकान का टोटल कीमत कितना हो गया 55,000 रुपया। अब का टोटल कीमत के 80% का इंश्योरेंस कराए हैं, यानी कि इतना का इंश्योरेंस कराए और इतने पैसे पर जो आपको प्रति वर्ष प्रीमियर देना होगा वो 7.5% होगा। टोटल इतने का आपने बीमा कराए, जितने का बीमा कराए हैं उस पर एक साल में प्रीमियर कितना देना होगा 7.5%। अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप लोगों से हो ही जाएगा। चलिए आगे देखिए कहा एक कक्षा में जेड विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी है जेड का एक्स लड़के हैं, तो कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित है। टोटल जेड विद्यार्थी है जिसमें से एक्स लड़का है, टोटल कितने बच्चे हैं जेड बच्चा है। का एक्स लड़का है तो यार लड़की कितना होगी, टोटल में से बॉयज का संख्या घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा गर्ल्स का संख्या। इतना गर्ल्स है टोटल कितना में जेड में, तो गर्ल्स का भाग आ गया जेड माइनस एक्स बट्टा जेड। ऑप्शन नंबर जेड माइनस एक्स बट्टा जेड। आप इसको ब्रेक कर लीजिए तो जेड से दोनों में बारी बारी भागा दीजिएगा तो जेड से जेड कैंसिल 1 माइनस एक्स बट्टा जेड, 1 माइनस एक्स बट्टा जेड। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का पूर्णतः जल से भरे एक पात्र का वजन 2.25 kg है। पूरा जल से भरा हुआ एक पॉट है जिसका वजन 2.25 kg। कहने का मतलब जैसे यार आपने एक बर्तन लिया, ओके ना, और उसमें पानी भर दिए, अब उसका वेट किए तो टोटल वजन आया 2.25 kg। तो ये केवल पॉट का वजन नहीं है मेरे भाई, आपके पास एक बर्तन है, आपने उस बर्तन में पानी भर दिया तो बर्तन का अपना वजन होगा, पानी का कुछ वजन होगा, और दोनों को मिलाकर टोटल वजन 2.25 kg है। तो यार बर्तन का वजन हमने मान लिया पी फॉर पॉट, बर्तन का वजन पी है, वाटर का वजन डब्ल्यू है, और दोनों को मिलाकर टोटल वजन 2.25 kg है। आगे का पात्र के 0.2 भाग में जल भरे होने पर उसका वजन 0.77 kg है। देखिए यार बर्तन तो वही है, अब उसमें से आपने कुछ पानी निकाल दिया, अब केवल 0.2 भाग में ही जल भरा हुआ है। बर्तन वही है, उसमें 0.2 भाग जल भरा है, अब उसका वेट किए तो वजन आया 0.77 kg। तो यार पॉट तो वही होगा और उसमें जल कितना है 0.2। 0.2 कहने का मतलब 2/10 1/5, तो वाटर है कितना W/5। अब इसका वजन किए तो वेट आया 0.77। अब यार इन दोनों इक्वेशन को घटा लीजिएगा तो P से P कैंसिल, W में से W/5 घटाइएगा, 5W माइनस W कितना 4W/5 बराबर यहाँ पे कितना 8 4 0.48। क्लियर है ना बात। अब 4 से काटिएगा तो 4 से कितना बार ये 1 हो जाएगा यार, यहाँ पे 4 से काटिएगा 0.4 तिया 12 4 सते 28, तो W बराबर कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 सते 35, 5 तिया 15 3 18, यानी कि वाटर का वजन हो गया 1.85 kg। अब यार पॉट का वजन कितना होगा, तो आप किसी इक्वेशन में W का वैल्यू पुट करके P का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। W का वैल्यू 1.85 इधर आके माइनस हो जाएगा तो
पी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, 8 4 12 यानी 0.40 kg। ये बर्तन का वजन आ गया। तो वाटर का वजन निकालिए, बर्तन का वजन निकालिए। सवाल कहा पात्र के 0.4 भाग में जल भरे होने पर उसका वजन क्या होगा। तो पॉट का तो वजन वही होगा। अब इसमें वाटर कितना है 0.4, 0.4 कहने का मतलब 4/10 यानी कि 2/5 भाग, तो 2W/5। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यार P का वैल्यू है 0.40 प्लस 2, W का वैल्यू है 1.85 और बट्टा में 5। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, रिजल्ट आएगा 1.14। ओके ना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यार यहाँ पे है ये A, इसको मान लेते हैं, इसको भी, चूंकि यही दो न्यूमेरिकल टोटल ऊपर नीचे रिपीट हुआ, एक को A मान लिए एक को B मान लिए। तो ऊपर में जो रिलेशन है वो क्या है A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर, और बट्टा में क्या है मेरे भाई A गुना B, ये भी। तो यार A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर होता है 4AB, और बट्टा में है ए बी से AB कट गया, रिजल्ट कितना 4, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का कोई यूज नहीं होता। इस तरह के सवाल देने का इंटेंशन ये होता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे देखिए ये 4AB आता कैसे है, जैसे यार A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर है। अगर इसको ब्रेक करिएगा तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। पर ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, माइनस A स्क्वायर से प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसिल, 2AB प्लस 2AB कितना 4AB। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है 4AB। क्लियर, चलिए आगे। देखिए यार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 0, ओके, का एक्स स्क्वायर, सवाल में थोड़ा सा सुधार करना है, बट्टा 3z प्लस बाई क्यू बट्टा ये 3x नहीं 3xz है 3xz प्लस जेड स्क्वायर बट्टा 3x। ओके ना, यही सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यार देखें सबका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 3, जेड है यहाँ x है, जेड है x है, तो एलसीएम आ जाएगा 3xz। 3z से भाग दीजिएगा x बचेगा x स्क्वायर गुना x क्यू प्लस बाई क्यू प्लस 3x से भाग दीजिएगा z बचेगा z स्क्वायर गुना z क्यू। अब यार ये चीज तो आप लोगों को पता है ही कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर सर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होगा 3xyz और बट्टा में 3xz। यार 3x से 3x कैंसिल, z से z कैंसिल, क्या बच गया y, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग भी आप लोग लगा सकते हैं, पर इतना आसान है कि वैल्यू पुटिंग से जल्दी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए आगे कहा दो असमान संख्याओं में, असमान कहने का मतलब अलग अलग संख्याओं में का प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तब जो संख्याएं प्राप्त होती है उनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुनी है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो ज्ञात करें। यार हमने दो संख्या एज्यूम कर लिया x और y, जिसमें x बड़ा है y से। सवाल में कहा यार दोनों संख्या में से छोटी संख्या का आधा घटाए, दोनों में से छोटी का आधा घटाए, यानी इसमें से भी छोटी संख्या का आधा घटाए, x में से भी छोटी का आधा घटाए और इस संख्या में से भी छोटी का आधा घटाए। का प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाते हैं, का प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाने के बाद जो परिणाम आया उसमें ये बड़ी संख्या जो है
छोटी संख्या का 5 गुना। जैसे जैसे बोला हम लोगों ने बस लिख लिया। एक बार फिर से समझिए, दो असमान कहने का मतलब अलग अलग। हमने दो संख्या x और y मान लिया जिसमें x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। कंडीशन दिया है कि प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटा है, यानी इसमें से भी छोटी का आधा घटा है और इसमें से भी छोटी संख्या का आधा घटा है। का घटाने के बाद जो परिणाम आया ना, इसमें ये बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। हो गया काम। अब यार एलसीएम लीजिएगा तो 2x माइनस बाई बट्टा 2 बराबर 2y माइनस बाई बट्टा 2 गुना 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2x बराबर माइनस बाई इधर आके जुटेगा प्लस बाई 5y प्लस बाई 6y। तो यार 2 से काटिए एक बार में, 2 से 3 बार में। वेरिएबल को एक साइड यानी x बट्टा बाई बराबर 3/1, यानी कि का x अनुपात बाई क्या होगा 3:1। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का यार ए और बी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर से जो रेशियो है वो 11:1 है। ए और बी के वेतन का योग एवं इन दोनों के वेतन के अंतर का जो रेशियो है ये 11:1 है। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट में का बी और सी के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन का योग एवं इन दोनों के वेतन के अंतर का जो रेशियो है ये भी 11:1 है। यार यहाँ तो एक तरीका है कि आप बेसिक कर लें जिसमें काफी टाइम आपका खराब होने वाला है। अगर आपको CND कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है तो CND लगा दे यार। यहाँ पे CND अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा A बट्टा B। तो इधर CND अप्लाई करिएगा तो जोड़कर ऊपर 11 1 12, घटाकर नीचे 11 में से 1 गया 10, छोटा करिएगा 2 छक 12, 2 पचे 10 5। सिमिलरली यहाँ B बट्टा C बराबर वही वैल्यू आ जाएगा ना 12/10 यानी कि 6/5। अब यार इन दोनों रेशियो को अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो सर B दोनों जगह कॉमन है। B का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ B का वैल्यू 6 है। दोनों जगह सेम करिए तो 6 से यहाँ गुना तो 6 से यहाँ भी, 5 से यहाँ गुना तो 5 से यहाँ भी। अब यार A का वैल्यू आ गया 36, B का वैल्यू है 30 और C का वैल्यू है कितना 25। सवाल में कहा A का वेतन सबसे ज्यादा है और C का वेतन सबसे कम है यार। A 36 है, C 25 है, ज्यादा कम तो है। का B का वेतन क्या है यदि दिया गया कि कुल वेतन 1,82,000, कुल कहने का मतलब तीनों को मिलाकर टोटल वेतन 1,82,000 है। तो 30 और 36 प्लस 25 इन तीनों का योग करिएगा कितना 6 5 11, 3 3 6 3 9 91 यूनिट, लेकिन दिया है 1,82,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2000। 1 यूनिट 2000 है। बी का वेतन निकालना यानी 30 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट 2000, 30 यूनिट 3 दूना 6 पर 4 0। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का बी और सी मिलाकर एक काम को जितने दिन में करता है, मिलकर एक काम को जितने दिन में करता है उतने दिन में ए अकेले उस काम को करता है। यार ए अकेले जितने दिन में काम करता है ना उतने ही दिन में बी और सी दोनों मिलकर काम करता है। आगे का ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम करता है 10 दिन में और सी अकेले काम करता है 50 दिन में। तो 10 50 का एलसीएम 50, टोटल वर्क 10 बचे 50 एक कम। अब यार देखें का बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी के बारे में सवाल पूछा है तो बी का एफिशिएंसी जानना जरूरी है। तो यार एक चीज आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सर जी ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम। यार ए का तो वैल्यू पता है, ए अकेले उतने दिन में करेगा जितने दिन में बी और सी मिलकर करता है, यानी ए के जगह क्या बी प्लस सी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। और प्लस बी, यार बी प्लस बी कितना 2b प्लस सी, सी का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट बराबर 5।
तो 2b बराबर 1 उधर जाके घटेगा 4, तो b बराबर कितना आ गया 2, यानी b का एफिशिएंसी 2, यानी b एक दिन में 2 काम, तो b पूरा काम कै दिन में, यानी 50 काम कै दिन में, तो 50/2 यानी कि 25 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा सुधार का जरूरत है। का एक कक्षा के 9 छात्र एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 प्रत्येक ने 50 रुपए दिए और अन्य 2 ने, यहीं पे ऐड कर लेना है, अन्य 2 ने सभी के औसत खर्च से, सभी के एवरेज खर्च से 50 रुपए और 90 रुपए, यहाँ पे एक लाइन ऐड करना है, अधिक दिए। बस इतना ही सुधार का इसमें गुंजाइश है। एक बार फिर से सवाल हम बोल देते हैं। का एक कक्षा के 9 छात्र एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं, उनमें से 7 प्रत्येक ने 50 रुपए दिए और अन्य 2 ने सभी के औसत खर्च से क्रमशः 50 रुपया और 90 रुपया अधिक दिया है, तो 9 छात्रों का औसत योगदान कितना है। देखिए यार, सभी का एवरेज खर्च जो है ये सपोज 100 रुपया है, सभी का औसत खर्च 100 रुपया है, तो 9 का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में कहा कि 9 लोगों में से 7 लोग जो है, का इन 7 में से प्रत्येक ने 50-50 रुपए दिए। 7 लोगों में से प्रत्येक ने 50-50 दिए, तो 7 ने मिलकर इतना रुपए का योगदान कर दिया, मानते हैं बात। अब कहा कि बाकी 2 लोग जो है सभी के औसत खर्च से 50 रुपया और 90 रुपया अधिक दिया, तो यार 8वां लोग जो है सभी के औसत खर्च यानी x से 50 रुपया ज्यादा दिया और 9वां व्यक्ति जो है सभी के औसत खर्च यानी x से 90 रुपया ज्यादा दिया। तो देखिए यार, ये 7 लोगों का टोटल, ये 8वें का, ये 9वें का, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल 9 व्यक्ति का खर्च आ गया। 9 व्यक्ति का टोटल खर्च इतना, पर एक्चुअल में दिया है कितना, 9x। यार 350 है, ये 350 प्लस 50 400 प्लस 90, 400 प्लस 90 490 प्लस का 2x बराबर 9x, 2x उधर जाके घटेगा 7x बराबर 490, 7 49, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 70। सवाल का 9 छात्र का एवरेज योगदान कितना है, 9 का औसत योगदान 100 रुपया है, यानी कि 70 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यार इनकम अगर 100 है, का एक्सपेंडिचर 80% यानी 80 रुपया, 100 कमाया 80 खर्च कर दिया, तो सेविंग किया होगा कितना, 20। का कि वो अपने खर्च का कितना बचाता है, खर्च का कितना बचाता है, तो 20 बचत कर रहा है, किसका, खर्च का, यानी खर्च बट्टा में, परसेंट तो 100 से गुना, 20 चौक 80, 25 चौक 100, यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक व्यक्ति जो है, चाहे कोई आदमी जो है, यदि बिक्री कीमत 2 गुनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है। अच्छा यार, एक चीज आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट सर कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो, यानी कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे, कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे तो प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये है प्रॉफिट। यार अब सवाल में कहा कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिए, पहले विक्रय मूल्य था एसपी, 2 गुना कर दिए यानी कि 2SP, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी क्रय मूल्य अभी भी है सीपी। तो यार आज विक्रय मूल्य है इतना, क्रय मूल्य इतना, तो आज प्रॉफिट हो रहा है कितना, इतने का। पहले प्रॉफिट हो रहा था आपको इतना, ये पहले इतने का प्रॉफिट हो रहा था
और अब इतना प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में कहा कि जैसे ही विक्रय मूल्य 2 गुना किए ना, तो ये जो प्रॉफिट है ये 3 गुना हो गया। अगर ये 3 गुना हो गया तो 3 से इधर गुना करिएगा तब ना दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से कहा, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिए। तो यार देखिए, जनरली विक्रय मूल्य है एसपी, क्रय मूल्य है सीपी, तो पहले इतने का प्रॉफिट हो रहा था। विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिए यानी 2SP, क्रय मूल्य कांस्टेंट है सीपी, तो अब प्रॉफिट हो रहा है इतने का। अब जो ये प्रॉफिट है ना यार, ये पहले से 3 गुना, ये अगर 3 गुना है तो 3 से इसमें गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो 3SP माइनस 3CP बराबर 2SP माइनस CP। यार 2SP इधर आके माइनस हो जाएगा SP, 3CP इधर जाके प्लस हो जाएगा 2CP। तो यार SP बट्टा CP बराबर 2/1, यानी कि बेचे हैं 2 में, खरीदे थे 1 में, खरीदे 1 में 2 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर परसेंट तो 100 से गुना यानी 100%। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था ये। देखिए यार 15 नंबर का, 2 दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर P से Q और शहर Q से P की ओर चलना शुरू करते हैं। का P और Q के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद वे क्रमशः 54 और 24 मिनट में, एक्स्ट्रा है ये, अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की? बहुत अच्छा सवाल है यार ये। इसको 1-2 बार आप लोग कर लीजिएगा। 2018 रेलवे का ही पूछा हुआ सवाल है। देखिए, जैसे यार ये 2 स्थान है P और Q का, P और Q 2 स्थानों से 2 दोस्त एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ किए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो पक्का मिलेगा। सपोज यहाँ पर दोनों मिला है, इस पॉइंट पे दोनों मिले। का मिलने के बाद उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 24 मिनट का समय लगता है। एक चीज हमने पिछले सेट में भी ऐसा करा रखा है कि यार जब 2 बिंदुओं से 2 रेलगाड़ी एक ही समय एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो बीच में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। का मिलने के बाद उनको अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः T1 और T2 समय लगता है, जबकि उनका चाल क्रमशः V1 और V2 है। तो रिलेशन होता है V1/V2 बराबर √T2/T1। ये याद होगा, हमने पिछले सेट में किया था। तो यार ये चीज का इसमें यूज है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, का एक आदमी P से चला Q की ओर और दूसरा Q से चला P की ओर, का बीच में कहीं मिला और मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर 54 और 24 मिनट में पहुंचता है। यार जो आदमी इधर से चला है ना, यहाँ पे आके मिला और ये अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में इसको टाइम लग गया 54 मिनट, और इधर से चलने वाला का चाल है कितना? V1। तो आप बताएं यार, V1 के चाल से चलकर 54 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो V1 के चाल से चलकर 54 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया? तो दूरी होता है चाल गुना समय, V1 गुना 54 V1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया इतना। अब का दूसरा दोस्त जो है यहाँ पर मिला, मिलने के बाद उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 24 मिनट का समय लगा, और इधर से चलने वाला का चाल V2 है। तो यार आप बताइए, V2 के चाल से चलकर 24 मिनट में इसने कितना दूरी तय किया? तो दूरी बराबर चाल गुना समय 24 V2। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी आ गया। क्लियर है बात? अब यार आप बताएं कि V1/V2 दोनों के चाल बराबर क्या होंगे? V1/V2 बराबर √T2, T2 यानी बाद वाला टाइम है 24, अब T1 यानी कि 54। 4 से या 6 से काटिएगा, 6 चौक 6 9 54, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ से V1 बराबर क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 2V2 बट्टा कितना? 3। तो ये V1 का वैल्यू आ गया। अब आगे देखिए, अब कहा Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा में कितना समय लिया है। देखिए यार, Q से P के लिए जो आदमी चला है, Q से P तक आने में उसको टोटल कितना समय लगा ये पता करना है।
तो यार Q से चलने वाला का चाल कितना है V2, Q से चलने वाला का चाल है V2 का Q से P तक उसको दूरी तय करने में कितना समय लगा, तो आप सबको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो यार देखिए दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना 54 V1, ये दूरी कितना 54 V1 प्लस यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 24 V2। अब बट्टा स्पीड, इधर से चलने वाला का स्पीड क्या है V2। अब यार इस V1 के जगह क्या रख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2V2 बट्टा 3 रख सकते हैं। 3 से काटिएगा तो 18 तिया 54, 18 दूना 36 प्लस 24 कितना 60 V2 बट्टा V2 से V2 कट गया, टाइम कितना आ गया 60 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए ये भी थोड़ा सा बड़ा सवाल है, टाइम टेकन सवाल है। ये 15-16 और एक पीछे का जो विक्रयमूल 2 गुना कर दिए या 3 गुना कर दिए तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। विक्रयमूल 2 गुना प्रॉफिट 3 गुना, वो भी बहुत अच्छा सवाल था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेटेस्ट एग्जाम का ही सारा सवाल है। देखिए कहा 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्या है x, y, z, इन तीनों का औसत 28 है, तो इन तीनों का योग कितना है 28 तिया 84। क्लियर है ना। ऐसे सवालों को करने के लिए आपका कैलकुलेशन गोली की तरह फास्ट होना जरूरी है यार। अब आगे कहा सबसे छोटी संख्या, यार 3 संख्या x, y, z है, हमने मान लिया जिसमें x बड़ा है, b बीच में है और z सबसे छोटा है। सवाल का सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिए, सबसे छोटी संख्या यानी z में 7 जोड़ दिए। आगे का सबसे बड़ी संख्या में से 10 घटाए यानी x में से 10 घटा दिए। बीच वाला के बारे में कुछ नहीं बोला यानी उसको ज्यों का त्यों रखे। कहा कि इनका जो बीच वाला अंक है वो समानांतर माध्य है। यार अब इन तीनों का जो एवरेज है ना, तीनों का एवरेज कितना, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करिएगा, अब इन तीनों का एवरेज आ गया। लेकिन का इन तीनों का जो एवरेज है, ये समानांतर माध्य कहने का मतलब औसत, समानांतर माध्य यानी एवरेज का इन तीनों का जो एवरेज है वो बीच वाला अंक है। तो यार बीच वाला अंक यानी इन तीनों का एवरेज कितना है 22 है। तो अब कर लें यार x प्लस y प्लस z -3 बराबर 3y। तो यार 3y इधर आके घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा, मानते हैं बात। और ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट था ये सेकेंड है। अब आगे सवाल में कहा क्या कि इन आंकड़ों का यानी कि छोटी संख्या में से 7 घटाए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में 7 जोड़े बड़ी संख्या में से 10 घटाने के बाद जो ये आंकड़ा आया का इन नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। मेरे भाई परास कहने का मतलब होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो यार कहा इन आंकड़ों का परास यानी बड़ी संख्या तो x - 10 माइनस छोटी संख्या यानी z प्लस 7। यार यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा साइन चेंज यानी कि माइनस। और इनका जो परास है वो 20 है, बड़ी माइनस छोटी 20 है। तो यार x - z बराबर -17 उधर जाके जुटेगा 37 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ऐसे सवालों को करने का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। अगर आप लोग को ऐसे सवाल पहले से किया हुआ रहेगा तभी आप पेपर में कर पाएंगे, वरना छोड़ना पड़ जाएगा। देखिए कहा तीनों संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या यानी x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन के सारे वेरिएबल को x के फॉर्मेट में अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करेंगे तो देखें यार, यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा x - 37, z बराबर x - 37। अब यार z का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे ना तो क्या होगा देखिए, x - 2y प्लस
जेड के जगह रख सकते हैं x माइनस 37 बराबर 3। तो x है x 2x, टू एक्स कितना x और x 2x और माइनस का 2 बराबर माइनस 37 उधर जाके जुटेगा 40। तो यार 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 40 इधर आ जाएगा, 2x माइनस 40 बराबर 2 तो y बराबर क्या होगा, 2 से भाग दे दीजिएगा तो x माइनस 20 हो जाएगा। तो हमने z का वैल्यू निकाल लिया, y का वैल्यू निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x प्लस y का वैल्यू है x माइनस 20 प्लस z का वैल्यू है x माइनस 37 बराबर है कितना 84। x 2x और x 3x माइनस 57 उधर जाके जुटेगा, 84 में अगर 57 जोड़िएगा 7 4 11 8 6 14 141, 3 से काटिएगा 3 छक 12 3 चौक 12 3 सत्ते 21 यानी x का वैल्यू आ गया 47। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये दोनों सवाल थोड़े से कैलकुलेटिव थे, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, संभावना है आगे भी आने का। देखिए खैर सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 सामान्य ब्याज दर कहने का मतलब साधारण ब्याज दर पर उधार ले लिए। उसी दिन उसने उसी राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अपने दोस्त को उधार दे दी। 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए यार 1,80,000 रुपया जो है 10% के दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के दर से उधार लिए। तो आप बताएं 10% के दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 10 दूना 20%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 18 दूना 36,000 रुपया साधारण ब्याज होगा। अब कहा उसने इस पैसे को यानी 1,80,000 रुपए को 10% के दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी है। तो 10% के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21% होगा। 10 प्लस 10 गुना 10/100 21% ना यार। तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 0 0 18 एकम 18 दूना 36 1 37,800। तो देखिए यार 36,000 रुपया ब्याज देना है और इसको ब्याज मिलेगा 37,800। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा इसको, तो 1,800 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 2 प्रवेश पाइपों में से एक की दक्षता दूसरे के तुलना में 2 गुना है। तो यार अगर एफिशिएंसी पहला का ज्यादा है, कहा पहला का एफिशिएंसी दूसरा से 2 गुना है। एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर पहला का एफिशिएंसी दूसरा से 2 गुना है यानी पहला पाइप को दूसरा से आधा टाइम लगेगा। एफिशिएंसी 2 गुना है तो टाइम आधा लगेगा, यानी पहला नल पूरा टैंक को सपोज x घंटे में भरता है तो दूसरा 2 गुना टाइम यानी 2x घंटे में भरेगा। समझ रहे हैं ना यार। अगर एफिशिएंसी 2 गुना है तो टाइम क्या लगेगा, आधा लगेगा। पहला पाइप अगर पूरे टैंक को x घंटा में भरेगा तो दूसरा 2x आवर में भर देगा। क्लियर है बात। कहा एक खाली करने वाला नल C है जो पूरा टैंक को 8 घंटे में खाली कर देगा। आगे सवाल में कहता है कि यार 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। कहा अगर सबको एक साथ चालू करते हैं ना तो खाली टैंक 8 घंटे में भर जाएगा। तो कहा कम दक्ष इनलेट पाइप यानी टैंक को भरने वाला पाइप खाली टैंक को स्वयं भरने के लिए कितने घंटे का समय लेगा। तो देखिए यार पहला नल पूरे टैंक को x घंटा में भरेगा तो 1 घंटा में 1/x, दूसरा पूरा टैंक को 2x घंटा में तो 1 घंटा में 2x भरेगा, और तीसरा है पूरा टैंक 8 घंटे में खाली करेगा तो 1 घंटा में 1/8 खाली करेगा। भरने वाला है प्लस से, ये खाली करने वाला है माइनस से, और तीनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। लेकिन पूरा टैंक तीनों मिलकर 8 घंटा में भरता है यानी 1 घंटा में कितना भरेगा 1/8 यार। एलसीएम हो जाएगा 2x, 2 + 1 कितना 3 माइनस 1/8 उधर जाके जुटेगा तो 1/8 प्लस 1/8 2/8 यानी कितना 1/4 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 6।
तो पहला नल जो है पूरा टैंक को 6 घंटे में भरेगा, दूसरा पूरा टैंक को 12 घंटे में। सवाल कहा कम दक्ष इनलेट पाइप, यानी कि जिस पाइप का एफिशिएंसी कम है वो पूरे टैंक को कितने समय में। तो यार जो इसका एफिशिएंसी कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि पूरा टैंक को 12 घंटे में। ये तो 6 ही घंटा में भर देता है ना, ये टाइम कम ले रहा है यानी इसका एफिशिएंसी ज्यादा है। ये टाइम ज्यादा ले रहा है यानी इसका एफिशिएंसी कम है। तो कम दक्ष वाला पाइप यानी कम एफिशिएंसी वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा, 12 घंटे। ऑप्शन ए। देखिए का नमक की 2 किस्म टी और एस जिनके क्रयमूल्य क्रमशः 25 और 35 रुपए पर केजी हैं का 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया गया। 4:6 कहने का मतलब पहले प्रकार का नमक 4 केजी खरीदे और दूसरे प्रकार का नमक 6 केजी। यार पहले प्रकार के नमक का रेट है 25 रुपया पर केजी, 4 केजी खरीदे तो टोटल क्रयमूल्य 25 चौक 100 रुपया। दूसरे प्रकार के नमक का रेट है 35 रुपया पर केजी, अगर 6 केजी खरीदे हैं तो टोटल रेट कितना, 6 पचे 30, 6 तिरिक 18 और 3 210। तो ये टोटल क्रयमूल्य आ गया मेरे भाई 310 रुपए। अब आगे सवाल का इसको मिश्रित किया गया और मिश्रण को 37 रुपए पर केजी के भाव से बेचे। तो यार 4 केजी पहले प्रकार का नमक, 6 केजी दूसरे प्रकार का नमक, दोनों को मिलाकर टोटल क्वांटिटी कितना, 10 केजी का 1 केजी को 37 रुपया में बेचे तो 10 केजी को कितना में बेचे होंगे, 370 रुपया में। तो ये विक्रय मूल्य आ गया। सवाल का कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 310 में 10 केजी खरीदे, 370 में बेच दिए तो 60 का प्रॉफिट हुआ। 60 का प्रॉफिट कितना पे, 310 पे। परसेंट तो 100 से गुना 1 0 से 1 0 कैंसिल, 600/31 लगभग वैल्यू बोला है तो आप लोग देख लीजिएगा लगभग कितना आता है 31 से डिवाइड करके। देखिए का श्रीमान ए जो है 28,000 रुपए का निवेश करके एक बिजनेस शुरू करता है। का श्री बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होता है और इसके अगले 2 महीने बाद सी भी, इसमें श्री बोलने का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इज्जत मत दीजिए। कहा सी जो है 2 महीने बाद शामिल होता है, 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है। तो कहा कि बी और सी द्वारा निवेश किया गया पूंजी कितना है। देखिए यार ए ने 28,000 रुपए निवेश किया है, ओके ना, और ये ए ने पैसे निवेश किया और शुरू से अंत तक रहा, यानी ए का पूरा पूंजी बिजनेस में 12 महीने तक रहा। तो ए का प्रॉफिट होगा पूंजी गुना समय। ओके। का बी 5 महीने बाद आया, 1 साल यानी 12 महीने का बिजनेस है, 5 महीने बाद आया यानी बिजनेस में इन्वॉल्व रहा 7 महीने तक। तो बी का प्रॉफिट होगा बी का पूंजी गुना बी का समय। ओके। का सी जो है अगले 2 महीने बाद, 5 महीने बाद बी आया और इसके अगले 2 महीने बाद यानी कि सी टोटल 7 महीने बाद आया। 12 महीने के बिजनेस में 7 महीने बाद आया तो सी का पूंजी रहा कै महीने तक, 5 महीने तक। तो ये सी का प्रॉफिट और इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो दिया है 4:2:3। ओके ना। अब यार 2-3 तरीके हैं सवाल को करने का, जनरल तरीका हम बता रहे हैं। अब यार देखें इन दोनों का रेशियो क्या होगा, a गुना 12/b गुना 7 बराबर यहाँ से 4:2 यानी 4/2, 4 तिया 12। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस करिएगा तो 7/3 दूना 6। अब यार इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, b गुना 7/c गुना 5 बराबर 2:3 यानी 2/3। तो b/c बराबर क्या होगा, 5 दूना 10/7 तिरिक 21। अब यार b दोनों जगह कॉमन है, b का वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ b का वैल्यू 10 है। तो 6 और 10 का एलसीएम 30, तो दोनों को 30 यानी इक्वल बना लेना है। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से। तो a का हो गया 35, b का वैल्यू है 30 और c का वैल्यू है 61-63। सवाल का है a ने 28,000 निवेश किया, a का पूंजी है 35 यूनिट पर एक्चुअल में दिया है कितना, 28,000। 35 यूनिट 28,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 35 यूनिट 28,000। तो 1 यूनिट कितना, 7×5 7 × 28, 5 से काटिएगा 800। 1 यूनिट 800 है
तो 30 यूनिट का वैल्यू कितना, 30 गुना 808 तिरिक 24,000। ऑप्शन नंबर ए 24,000 है। बी सी का निकाल लीजिएगा। देखिए का दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। अब कहाँ गया, देखिए यहाँ पे होगा। कहा कि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है। तो कहा 2015 में सैंटीन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ। यार 2015 में टोटल 1,50,000 टन कपड़ा का उत्पादन हुआ, तो सैंटीन के कुल कितने कपड़ा का उत्पादन हुआ, सैंटीन के कपड़ा का पूछा है। तो यार देखिए टोटल अगर 1,50,000 टन कपड़ा का उत्पादन हुआ, तो कहा सैंटीन के कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है। तो सैंटीन के कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है, 5%। तो 1,50,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 15 बचे 7,500 कपड़े का उत्पादन हुआ। देखिए कहा 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया है। कहने का मतलब हुआ कि परिमाप और आयत का परिमाप और एक समचतुर्भुज है का इन दोनों का परिमाप बराबर है। तो यार आयत का लंबाई पता है, आयत का चौड़ाई पता है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 × L + B। तो 2 × L + B यानी कि 10 × 6 16, 16 दूना 32। यार आयत का परिमाप अगर 32 है तो समचतुर्भुज का भी परिमाप कितना हो जाएगा, 32। और आप सभी को पता ही है कि सर समचतुर्भुज के चारों भुजा, समचतुर्भुज नाम से ही क्लियर है, समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजा बराबर। तो यार अगर इसका परिमाप 32 है तो प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना, 4 × 8 = 32 यानी 8 8। प्रत्येक भुजा का लंबाई है 8, इसका भी 8। सवाल में कहा समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। ये वाला कोण 60 है मेरे भाई। आप बोलेंगे सर ये कोण क्यों नहीं हो सकता 60, तो मेरे भाई ये 90 से बड़ा होता है, ये अधिक कोण है और ये न्यून कोण होता है, तो ये 60 है। तो कहा समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करना है। देखिए यार ये अपोजिट कॉर्नर को मिला है तो ये डायगोनल है। यार आप बताएं इस त्रिभुज को जरा आप गौर से देखिए। यार ये दो भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर। तो यार इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, एक कोण 60 है तो बाकी दो कोण का योग कितना हो जाएगा, 120। बाकी दो कोणों का योग 120 और प्रत्येक कोण आपस में बराबर, चूंकि दो भुजा बराबर तो इनके सामने का कोण भी बराबर, इन दोनों का योग 120, दोनों बराबर है तो ये भी 60 और ये भी 60। अब आप अगर इस त्रिभुज को देख पा रहे होंगे तो तीनों कोण 60-60 डिग्री है, तीनों कोण बराबर है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो यार अगर ये समबाहु है तो ये भी क्या बनेगा, समबाहु, यानी कि दो समबाहु त्रिभुज को मिलाकर ये एक कंप्लीट समचतुर्भुज बना। का समचतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो यार एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना और ये टोटल है क्या समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, तो दोनों के एरिया का योग जो होगा बड़का चतुर्भुज के एरिया के योग के बराबर नहीं, एरिया के बराबर नहीं होगा क्या। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना तो दो का कितना, तो ये आ जाएगा समचतुर्भुज का एरिया। 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32 √3। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। का 15 साल पहले श्याम का जो एज है वो प्रभात से, 15 साल पहले श्याम का एज प्रभात से 2 गुना था। का आज से 5 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद प्रभात की आयु श्याम की आयु का 5/8। श्याम की आयु का यानी श्याम की आयु 8 है तो प्रभात की आयु कितना है, 5 है। अब देखिए दो व्यक्ति के एज में दो समय का रेशियो दिया है तो दोनों जगह का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ का डिफरेंस है 6
और यहाँ का डिफरेंस है 4, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो डिफरेंस सेम करिए तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर 8 और 5 का अंतर कितना 3, 3 से ऊपर गुना करिए। 2 और 1 का अंतर 1, 1 से नीचे गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 6 और ये 3। तो यार देखें यहाँ पे एज दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट का, और यहाँ पे प्रभात के दोनों समय के एज का डिफरेंस कितना 2। तो यार यूनिट में दोनों के एज का डिफरेंस है 2-2 यूनिट का, पर एक्चुअल में डिफरेंस कितना का -15 और 5 20 का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 10, 1 यूनिट 10 है। सवाल का श्याम की वर्तमान आयु, तो सुनिए यार 15 साल पहले श्याम का एज था 6 यूनिट, 1 यूनिट 10, तो 6 यूनिट 10 छक 60 साल। ये 15 साल पहले श्याम का एज था 60 का, वर्तमान में श्याम का एज कितना, तो 15 जोड़िएगा तो 60 है 15 75 साल। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5 रुपए प्रति के दर से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु 4 रुपए प्रति के दर से खरीदा। यार पहली बार जितना वस्तु खरीदा ना, दूसरी बार भी उतना ही वस्तु खरीदा। 5 रुपए प्रति वस्तु यानी 1 रुपया में 5 वस्तु, तो एक वस्तु कितना में, रुपया हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु हमेशा नीचे लिखते हैं, तो एक वस्तु का रेट आता है। 5 वस्तु 1 रुपया में खरीदा, तो एक वस्तु कितना में खरीदा 1/5 रुपया में। एक वस्तु इतना में और पहली बार x वस्तु खरीदा था, तो ये x वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। का दूसरी बार फिर मार्केट गया, का उतनी ही वस्तु यानी x वस्तु ही 4 रुपया प्रति वस्तु के दर से, 4 रुपया प्रति यानी 1 रुपया में 4 वस्तु, तो एक वस्तु कितना में 1/4 में। और दूसरी बार भी इसने x वस्तु ही खरीदा, तो ये x वस्तु का क्रय मूल्य, ये x वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये टोटल 2x वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। मानते हैं बात, ये क्रय मूल्य है कितने वस्तु का 2x वस्तु का। अब का दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 के दर से बेचा। 2 रुपया में 9 ठो, तो एक ठो कितना में 2/रुपया ऊपर वस्तु नीचे। यार x वस्तु पहली बार, x वस्तु दूसरी बार, तो टोटल क्या वस्तु हुआ 2x वस्तु। एक वस्तु इतना में बेच रहे हैं तो 2x वस्तु कितना में 2x से गुना, तो ये 2x वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य का 3 रुपए का हानि हुआ। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि कितने का 3 का। अब यार एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 20, 5 और 4x, 4 5 5x, 4 और 5 9x/20 माइनस 4x/9। यार 20 9 का एलसीएम 180, 20 9 9 9 81, 9 से 20, 20 चौक 80, 81 में से 80 गया, x बराबर 3, तो x बराबर 540। का उसने टोटल कितनी वस्तुएं खरीदा, पहली बार गया तो x वस्तु खरीदा यानी 540 वस्तु, दूसरी बार फिर गया उतना ही यानी x यानी 540 वस्तु, दोनों को मिलाकर टोटल कितने वस्तु हो गए उसके 1080। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 10% वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। का प्रिंसिपल और एसआई का जो रेशियो है ना ये 10:3 है। रेट आपको दिया ही है 10%। सवाल कहा कि निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। तो देखें यार पहले परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं। एसआई परसेंट कितना, तो 3 का ब्याज मिला 10 पर परसेंट में कितना 100 से गुना, 0 से 0 10 दिया 30%। यार एसआई परसेंट जो होता है ये होता है रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम, लेकिन है कितना 30%। परसेंट से परसेंट 10 दिया 30, यानी कि टाइम आ गया 3 वर्ष। ऑप्शन बी। देखिए का दूध और पानी वाले 40 लीटर मिश्रण में का 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी 20% बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। तो यार मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, का इसमें कितना पानी और मिलाए। अगर पानी मिलाइएगा तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा, अर्थात मिल्क को लेकर चलिए। 40 लीटर के मिक्सचर में 10% पानी है यानी कि दूध होगा 90%। का इसमें x लीटर पानी और मिलाए तो नया मिक्सचर हो गया 40 + x, और इस नए मिक्सचर में जो है
का 20% पानी है, 20% पानी है तो नया वाला में मिल्क होगा कितना 80%, और दोनों मिल्क है अतः आपस में बराबर, परसेंट और एक जीरो से परसेंट एक जीरो कैंसिल, 8 पचे 40, 9 पचे 45 बराबर 40 प्लस x, 40 इधर आके घटेगा तो x बराबर कितना 5 लीटर पानी मिला है, ऑप्शन सी। देखिए कहा जेट यस की 48 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से ऊपर की ओर जाती है और 80 किलोमीटर पर आवर के गति से उसी दूरी को वापस आती है। कुल यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड, आप लोगों को पता होगा कि दो समान दूरी अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करे तो एवरेज स्पीड जो होता है ये 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। तो कहा 48 के स्पीड से तो ऊपर गया और कहा सेम डिस्टेंस 80 के स्पीड से वापिस आ गया, तो कहा संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड तो 2x बाई बट्टा x प्लस बाई, 48 प्लस 80 कितना 128, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। का 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। जैसे यार ये टावर है, का इस टावर से 45 मीटर दूरी पर एक प्रेक्षक है जिसका लंबाई दिया है 1.6 मीटर। कहा कि टावर के शीर्ष तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस प्रेक्षक ऑब्जर्वर के आंख से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, टावर के शीर्ष का जो ये उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण है कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो बोला टावर की हाइट निकालना है, तो सुनिए सिंपल, ये है 1, 30 डिग्री है तो ये √3 होगा, √3 का वैल्यू दिया है। अगर ये है 45 तो ये वाला भी 45, तो √3 का वैल्यू 45, तो एक का वैल्यू 15 तिया यानी 15√3, एक का वैल्यू 15√3, तो ये वाला हाइट आ गया कितना 15√3, यहाँ से यहाँ तक 15√3। अब यार ये वाला 1.6 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1.6 होगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट निकालना है तो 15√3, √3 का वैल्यू बोला 1.732 लेना है प्लस 1.6, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से 26.58 रिजल्ट आएगा। देखिए कहा किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कैसा होगा। एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, इसको समझिए। जैसे यार ये एक न्यून कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है, क्लियर है बात। अब इसमें ये वर्टेक्स ए है, ये सी है और ये बी है। एंगल सी जो है लार्जेस्ट एंगल है, एंगल सी लार्जेस्ट है, तो एंगल सी, एंगल ए के सामने का भुजा स्मॉल ए, एंगल बी के सामने का ये भुजा स्मॉल बी और एंगल सी के सामने का ये भुजा स्मॉल सी। एंगल सी लार्जेस्ट है तो भुजा सी ये वाला लंबी भुजा होगा यार, बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा, छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन होता है यार कि सी स्क्वायर जो होगा ये बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग से छोटा है। यार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग से छोटा है, यानी कि ये त्रिभुज जो होगा ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। राइट एंगल जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ए सी बी, कोण सी जो है बड़ा है, एंगल सी लार्जेस्ट है, तो कोण सी के सामने का भुजा स्मॉल सी, कोण ए के सामने का भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सामने का भुजा स्मॉल बी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी सी स्क्वायर जो है बाकी दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा और अधिकोण त्रिभुज है। सपोज ये एक अधिकोण त्रिभुज है, ये है ए सी और ये है बी, एंगल सी लार्जेस्ट है,
तो एंगल सी के सामने का भुजा स्मॉल सी सबसे बड़ी भुजा होगा, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए। तो यार यहाँ पे सी स्क्वायर जो है दो छोटी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा है। दो बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये तीनों कंडीशन आप लोग ध्यान में रखना। सवाल का यार किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो कहा ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होगा, कैसा होगा ये आपको बताना है। तो यार देखिए 3 4 6 है, तो एक्यूट एंगल के लिए सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है ये दो छोटी भुजा के वर्गों के योग से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 36 जो है 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 25 से 36 छोटा है क्या, नहीं, तो ये एक्यूट तो हो ही नहीं सकता। राइट एंगल के लिए क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो क्या 36 और 25 बराबर है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 6 का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा है, तो 36 25 से तो बड़ा है ही, यानी कि ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा 2x के पावर m प्लस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26, x माइनस 2 से इस व्यंजक को भाग देने पर शेष 994 बचता है। तो जिससे भाग देना है उसके बराबर 0 लेकर x का वैल्यू निकाल लीजिए, और x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही शेष बचेगा। तो x का वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ 2 गुना 2 के पावर m प्लस 2 का क्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 माइनस 26, ये शेष बचेगा, पर शेष दिया है कितना 994। तो यार यहाँ पे देखें बेस समान बीच में गुना का साइन है, पावर जुट जाएगा, तो 1 प्लस m बराबर ये 26 है ना यार, तो प्लस 8 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 26 माइनस 29, इधर आके जुट जाएगा, तो 9 4 13 9 2 11 1 12 9 1 10। यहाँ माइनस 4 और 26 माइनस 30 होगा, तो माइनस 30 इधर आके जुटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 9 3 12 9 1 10। यार देखिए 1024 जो होता है 2 के पावर 10 होता है, आप सबको पता ही है। अब बराबर के दोनों साइड का इस तरह के टाइप का हमने एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम करके उसका नाम होगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हमने ये सवाल करा रखा है यार, वहाँ पे ये डिटेल में बताए हैं। 1024 होता है 2 के पावर 10। यार बराबर के दोनों साइड का बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो 1 प्लस m बराबर 10, तो m बराबर कितना 9, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू यार, धन्यवाद। आज थोड़ा सा मूड सही था नहीं यार, काफी थका थका लग रहा है, काफी टाइम से लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। थैंक यू यार, धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।